नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला के खोटा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अपनी खुदी को इतना बुलंद कीजिए कि आपकी हर ख्वाहिश वो खुदा आपके इच्छा के अनुरूप पूरी करे। और इसके लिए जरूरत होती है मेहनत की, इसके लिए जरूरत होती है त्याग की, इसके लिए जरूरत होती है डेडिकेशन की। तो अगर आपके भीतर ये सभी चीजें हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपनी मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर सेशन में आपसे कहता हूं कि मैं आपका एक साथी हूं, एक दोस्त हूं, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आपके हेल्प करने के लिए अभी मैं लगातार व्याकरण के सीरीज ला रहा हूं, जिसमें आप हर दिन व्याकरण से पूछे गए सवालों को देखते हैं। आप ये जानने के आपको मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ो, कौन कौन टॉपिक्स को देखो, कहां कहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे पढ़ते हैं और सीधे सीधे पढ़ करके निकल जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। इसके लिए जरूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करें, खंगालें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करें, निचोड़ें, तोड़े मरोड़े और वहां से आइडिया लें और आइडिया लेकर के अपने एग्जाम में क्या करें, ऐसा तीर मारें कि सीधे निशाने पे लगे। तो आज का ये जो सीरीज है एक व्याकरण का, आपका ये पार्ट 2 का थंबनेल गलती से लग गया है, कोई बात नहीं। आज का ये जो सीरीज है दोस्तों, इस सीरीज में आप देखने जा रहे हो आज ये चौथा, ये प्रैक्टिस सीरीज जो है ये चौथा होगा। क्या नंबर होगा, ये 4th नंबर होगा, 4th नंबर है ना, ये 2 नहीं होगा, 4 होगा। तो व्याकरण के इस सीरीज में आइए हम लोग शुरू करते हैं सवालों को। फिर से एक बार देख लो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम बतला दें शुरुआत में ही कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें से कुछ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो पीछे के सेशंस में हमने पढ़ा, उनका हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल जो पूछे गए हैं उन्हीं का रिवीजन करेंगे। और क्या देखेंगे, आज के सेशन का जो मुख्य फोकस होगा वो होगा ग्रामर का टॉपिक जो है हमारा संज्ञा, जिसको हम लोग खोरठा में संज्ञा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संज्ञा लिखते हैं, संज्ञा भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, संज्ञा ऐसे है ना, ऐसे भी लिखते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो मुख्य रूप से संज्ञा के ऊपर, और कुछ रिवीजन के सवाल आपको देखने को मिलेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या आज के सेशन के लिए आप सब तैयार हैं? अगर आप सब तैयार हैं तो मिलकर के एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को शेयर मतलब इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करने के लिए मैं आपको बोलूंगा नहीं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। झारखंड संयुक्त अवर निरीक्षक एग्जाम 2017 में ये सवाल पूछा। एग्जाम कौन सा था, झारखंड संयुक्त अवर निरीक्षक एग्जाम। ये आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था ना, एसआई वाला 2017 में। 2017 में खूब सारे एग्जाम हुए लगातार, और 2017 का समय वापस से आपको हो सकता है 2023 में देखने को मिले, ऐसी मैं आशा रखता हूं, है ना। इस साल भी आपको बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे जो कि लगातार। अभी एक पारा शिक्षक का एग्जाम हुआ, मैंने आपसे कहा था कि इसका सवाल मैं आपको करवाऊंगा, पर आज तो अब नहीं हो पाया है, तो आज हो भी नहीं पाएगा, अब कल ही इसका हो पाएगा। क्लियर है, सवाल सारे तैयार हैं, बन करके क्या सब मेरे पास है, उसको मैं एनालिसिस करवा दूंगा। आप लोग आज तो अब नहीं हो पाएगा, कल के सेशन में पक्का करवा दूंगा, टाइम नहीं बच पा रहा, क्या बोले। अब देखो सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के सबले बोड़ नदी है ना, सबले बोड़ नदी है, एकड़ में कौन संज्ञा है। तो देखो जब आप संज्ञा पढ़ते हो, है ना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब आप संज्ञा के भेद में जाते हो तो पता चलता है कि संज्ञा तो 5 तरह का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह से करके आपको टोटल 5 संज्ञा देखने को मिलते हैं। अब संज्ञा, किसी नाम को संज्ञा तो कहते हैं, पर संज्ञा के 5 भेदों को भी हम लोगों को जान लेना जरूरी होता है, जिनमें से एक है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी खास वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, किसी खास नदी का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह खास शब्द जो है ना, ये बेहद खास है, याद रखेगा। केवल यहाँ पे नदी लिखता, नदी, तो यह कौन सी संज्ञा हो जाती, अब नदी से हमको किसी खास नदी
का पता नहीं चलता। नदी जब हम बोलते हैं तो दुनिया की सारी नदी को संबोधित कर देते हैं। अब नदी कहने से क्या कोई ये बोल सकता है कि मैं दामोदर की बात कर रहा हूं, या स्वर्ण रेखा की बात कर रहा हूं, कोयल की बात कर रहा हूं, या बड़ाकर की या मयूराक्षी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कोई बता सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन जब मैं कहूंगा कि स्वर्ण रेखा नदी, तो सब कोई बोल सकता है कि हाँ आप स्वर्ण रेखा नदी की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी खास नदी की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी खास के बारे में बात करेंगे, किसी खास का जिक्र होगा, तो वहां पे कौन सा संज्ञा आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नदी अगर केवल रहता तो कौन सी संज्ञा हो जाती? जातिवाचक संज्ञा हो जाती। क्लियर है? जिससे समूह का पता चले, जिस शब्द से हमें क्या पता चले? समूह का पता चले, झुंड का पता चले, गोच का पता चले, घौद का पता चले, तो उसको हम लोग कैसा संज्ञा बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे जब आप सेना बोलते हो, तो सेना, क्या एक सैनिक से सेना का निर्माण हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता। जब आप बारात बोलते हो, तो क्या एक व्यक्ति से बारात बन सकती है? नहीं ना बन सकती। जब आप मेला कहते हो, तो क्या एक व्यक्ति से मेला लगेगा? एक व्यक्ति से बाजार लगेगा? नहीं। तो जब ये शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में क्या बतलाते हैं? समूह के बारे में बात करते हैं। क्या बतलाते हैं? समूह के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा किस प्रकार का? समूहवाचक संज्ञा में आपको क्या पता चलता है? समूह का पता चलता है। ठीक है। गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिससे आपको भाव का पता चले, ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। याद रखिएगा। तो ये यहां तक क्लियर है। अगले सवाल की तरफ, ये सवाल पूछा हुआ था संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2017 में, एसआई लेवल का ये क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहा तब तो आप लोग धुआं कर दीजिएगा। अगला सवाल है बालपन। अब देखो, संज्ञा के 5 भेद आपने जाना। क्या क्या जाना? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इसमें से एक हो जाता आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? तो देखो, ऐसे शब्द जिससे आपको गुण, दशा, अवस्था अथवा भाव का पता चले। समझना मैं क्या कह रहा हूं? गुण, दशा, अवस्था अथवा भाव का पता चले, ऐसे शब्द को हम लोग, ऐसे संज्ञा शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस संज्ञा शब्द से आपको गुण, है ना, गुण का, दशा का, अवस्था का, भाव का पता चले। जैसे जब आप बोलते हो बालपन, बालपन मतलब बाल्यावस्था। जब आप बोलते हो बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापे की अवस्था। जब आप बोलते हो नौटंकी, मतलब फुटानी, यानी कि नखरा, तो नखरा क्या है? एक तरह का भाव है। भाव क्या होता है? जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। अब बाल्यावस्था एक तरह का क्या है? अवस्था है। बालपन क्या है? एक तरह का अवस्था है। वह अवस्थाओं को कोई टच कर सकता है क्या? नहीं। ये हमेशा आपको अमूर्त रूप में मिलते हैं। कौन से रूप में? अमूर्त रूप में मिलते हैं। अमूर्त रूप में मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो बालपन मेरा कैसा संज्ञा हो जाएगा? बालपन मेरा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा संज्ञा हो जाएगा साथियों? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। क्लियर है? और अवस्था भाववाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जिसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसको याद रखना। यह आसान सा सवाल पूछा गया था झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2017 में। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलो, खोरठा वर्णमालाएं। अब देखो, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि हम लोग कुछ रिवीजन के भी क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो हमने पढ़ लिया है उसका भी हम लोग इस सेशन में रिवीजन करेंगे। तो कह रहा है कि खोरठा वर्णमालाएं, मतलब खोरठा वर्णमाला में, वर्णमालाएं मतलब वर्णमाला में कई गो हर्ष स्वर वर्ण है। पूछ रहा है कि खोरठा वर्णमाला में हर्ष स्वर वर्ण जो है वो कुल कितने हैं। तो आप कल के सेशन में देखे थे हर्ष स्वर, यानी कि अ, है ना, उसके बाद आपका हर्ष ई या फिर हर्ष उ। ये जो आप 3 देख रहे हो, ये आपका क्या है? हर्ष स्वर वर्ण है। देख रहे हो, यहां पे ये भी गौर करना, स्वर वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो हर्ष स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो मेरे अ, हर्ष ई और हर्ष व उ हैं। ये कितने हो गए संख्या में? तो 3 हो गए। ये सवाल देखो पूछा संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम 2017 में, और ये कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था। और देखो ऐसे सवाल आए ना, एक तो इस तरह से सीधे सीधे पूछा था छांटने के लिए, और एक देखो ऐसे पूछ दिया, संख्या में पूछ दिया। तो कितनी संख्याएं हैं हर्ष
स्वर वर्ण की हमारे खोरठा में 3 है, इसको आप लोग याद रखना। अगले सवाल की तरफ चले, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला ये सवाल एक्स्ट्रा सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में इस बार पूछ सकता है, क्योंकि इस बार आपको दे दिया है लोक साहित्य पढ़ने के लिए, तो क्यों ना कुछ सवाल हम लोग लोक साहित्य का भी देखते चले इन सेशंस में। तो सवाल था झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक का, यानी कि एसआई वाले एग्जाम का सवाल था जो 2017 में हुआ। सवाल क्या पूछता है कि शिष्ट साहित्य की जननी, शिष्ट साहित्य की जननी किसे कहा जाता है, यानी कि शिष्ट साहित्य जो आप लिखे हुए कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और भी चीजें पढ़ते हैं आप शिष्ट साहित्य को जो पढ़ते हैं, तो शिष्ट साहित्य का आखिर जो जननी है वो किसको माना जाता है। याद रखना दोस्तों, शिष्ट साहित्य की जननी लोक साहित्य को माना जाता है। एक लंबे समय तक लोक साहित्य का तो इज्जत ही नहीं था, इसको तो समझता था ये तो गंवार लोगों का साहित्य है, ये गंवारों की रचनाएं हैं, उनको पढ़ करके क्या फायदा, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अंग्रेज में आया और हमारा लोक साहित्य को छेड़छाड़ करने लगा। तो जब अंग्रेज लोग हमारे लोक साहित्य को छेड़ने लगे तो विदेशियन के छेड़ते देख करके हमारे यहाँ के जो विद्वान थे वो एकदम से उन लोगों का कान खड़ा हो गया, बोले यार ये क्या बात हुई, हमारे लोक साहित्य में अंग्रेज में इतना इंटरेस्ट काहे ले रहा है। तो फिर हमारे यहाँ के जो विद्वान लोग थे, जो उन लोगों ने लोक साहित्य को खंगालना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो पाया कि लोक साहित्य में जो मटेरियल्स हैं, लोक साहित्य में जो कंटेंट्स हैं वो तो बहुत उम्दे किस्म के हैं, अरे उनका तो मोल बहुत है ना। इस कारण से अंग्रेज लोग इसको छेड़ रहे हैं। उसके बाद से लोक साहित्य का अध्ययन स्टार्ट हो गया, लोक साहित्य का रिसर्च स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों शिष्ट साहित्य की भी जननी मानी जाती है लोक साहित्य। किसको माना जाता है, लोक साहित्य को माना जाता है, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा था संयुक्त अवर निरीक्षक एग्जाम में पूछा था, और आपको इस बार दिया है ना लोक साहित्य का परिचय, परिभाषा, विशेषता, ये सब पढ़ने के लिए। तो देखो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी इस बार पूछेगा। अगला देखो, अगला सवाल है त वर्ण कर उच्चारण मुंह कर कौन भाग से हवे है। लो यहाँ पे त थ द ध दंत न, कुछ नहीं करो, त थ द ध और दंत न। तो इस न पे गौर करो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दंत्य न बोल रहे हैं, दंत्य न। मतलब इसका उच्चारण कहां से है, तो दंत से है, दंत मतलब दांत से। तो त वर्ग का उच्चारण, त वर्ग के वर्णों का जो उच्चारण है वो मुंह के किस भाग से होता है, तो दंत से होता है। आप उच्चारण करके देखो, त थ द ध दंत न, है ना। तो ये यहां तक क्लियर है। ओष्ठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो प वर्ग का। कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि प से पप्पी, याद रखना। हिंदी में पप्पी का मतलब हो जाता है चुम्मा, चुम्मा मतलब समझ रहे हैं ना। तो चुम्मा के लिए आपके ओठ ही काम आते हैं, ओष्ठ ही काम आते हैं। तो यहां से एक ट्रिक बन जाता है कि प वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थल कहां है, ओठ है। त वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थल कहां है, मुंह है। क वर्ग के जो क ख ग जो आप देख रहे हैं इसका उच्चारण स्थल कहां है, तो कंठ है। इसके बाद तालु के लिए मैंने आपको बताया था, ता से तालाब बना देना, तालु और तालव्य, है ना। तो ताज से क्या करना है, हमें तालाब बना देना है, और इसमें थोड़ा सा जोड़ देना, तालाब पर चल। तो च से आपका क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। तो च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है, तालु है। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, ट्रिक्स बना लेने हैं, और इन ट्रिक्स के सहारे चीजों को लंबे समय तक याद रखना है। कम से कम एग्जाम तक याद रखिए, और बाद भुला जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एग्जामों में मेरा इज्जत रखने पर याद रख लीजिए। क्लियर है ना। तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और ये देखो, ये मत समझना कि नहीं पूछेगा ऐसे सवाल, ये इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2017 में हुआ जिसमें ये सवाल पूछा, और ऐसे सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं मेरे साथियों। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल का जवाब आप लोग दो। कहता है कि ईकर में कौनटा दीर्घ स्वर लागे। अभी आपने देखा था हर्ष स्वर, हर्ष स्वर देखा, हर्ष स्वर में आप लोगों ने देखा कि हर्ष स्वर कितने हैं, 3 है, 3 गो। आपने तीनों को जान लिया था, अ है, हर्ष ई है, हर्ष ऊ है, ये हर्ष स्वर है। इसके अलावा बच्चे पूछे मेरे दीर्घ स्वर हो गए, तो दीर्घ स्वर बोल रहा है इसमें से छांट के हमको बताओ, बुझा नहीं रहा है कि कौन कौन एक में दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों देखो, अ मेरा क्या है, हर्ष स्वर है, दीर्घ ऊ मेरा क्या है, तो ये दीर्घ स्वर है। तो एक हर्ष और एक दीर्घ हो गया, तो ये तो ऑप्शन एकदम गलत है।
इसके बाद आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ये तीनों के तीनों मेरे कैसे हैं? तो दीर्घ स्वर है। तो हमको यही तो पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ है। क्लियर है? और ये आपका हर्ष स्वर हो जाएगा। प फ आपका क्या हो जाएगा? ये तो व्यंजन वर्ण हो जाएगा। स्वर वर्ण के बारे में हमको केवल पूछा, तो ये तो व्यंजन, ये यू ही डिलीट हो गया। ये आपका हर्ष स्वर है और ये तीनों के तीनों आपके दीर्घ स्वर वर्ण है। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी? सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से पूछा, तो ऑप्शंस के हिसाब से मेरा बी ऑप्शन सटीक है। कोई परेशानी नहीं है ना किसी को? अब यहां से आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल देखो, लड़कपन कौन संज्ञा? अब ये इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में पूछा। इसके पहले आपने एक सवाल देखा था जहां पे आपको क्या पूछ रहा था? बालपन, बालपन, बाल्यावस्था, है ना? उसी तरह से ये भी सवाल आपको मिलता जुलता नहीं लग रहा? लड़कपन, है ना? लड़कपन, तो देखो लड़कपन जो ये भी बाल्यावस्था को बताता है, और बाल्यापन, बालपन बोले लड़कपन बोले एक ही बात है। ये एक अवस्था को बतला रहा है, और जब भी गुण, अवस्था, भाव, स्थिति को बतलाए तो वो मेरा कैसा संज्ञा कहलाता है? वो मेरा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कैसा संज्ञा कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। देखो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना, बाकी आप थोड़े बहुत शब्दों में ही उलझोगे, तो शब्दों को तो हम लोग देख ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पर आप लोगों को कम से कम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से हमें क्या पता चले? किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पता चले, तो ऐसे संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या पता चलता है? तो ऐसे शब्द जिससे पूरी जाति, समुदाय का पता चले, वैसे संज्ञा शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द बोलते हैं। क्या है इसमें? तो जैसे देखो, जब आप बोलते हो कुकुर, कुकुर माने कुत्ता, बिल्ली, तो बिल्ली में बिलाय, बिल्ली। अब बिल्ली कहे से कोनो खास बिल्ली पता चल रहा है का? है कोनो टॉमी कुकुर कहेंगे तो भाग कोई खास टॉमी कुकुर पता चल रहा है? नहीं। बिल्ली के बारे में कहेंगे तो भी बिल्ली कहने से हमको कोई खास बिल्ली का नहीं पता चल रहा, पूरी बिल्ली जाति का पता चल रहा है, सब बिल्ली के बारे में पता चल रहा है। क्लियर है? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको मैंने बताया कि वैसे शब्द जिन शब्दों से हमें पता चले कि जिन शब्दों से हमें समूह, झुंड, गोच का पता चल जाए, तो ऐसे संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जतरा और बाजार कौन संज्ञा पट्टर लागे? जतरा झांकी, मेला, और बाजार, बाजार तो आप लोग जानते हो। तो जतरा जो निकलता है, जतरा में कभी एक आदमी रहता है नहीं ना, एक से अधिक आदमी रहते हैं। तो ये जतरा शब्द अपने आप में क्या बतलाता है? समूह को बतलाता है। बाजार कभी भी एक आदमी से बाजार लगता है नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो समूहवाचक संज्ञा में आप क्या देखते हो? आप हमेशा बहुवचन देखते हो। संख्या आपको हमेशा एक से अधिक मिलेगा, एक से अधिक ना है, कितना ज्यादा मिलेगा? बहुत ज्यादा रहता है उसमें। तो झुंड आपको देखने को मिलेगा, समूह आपको देखने को मिलेगा, गोठ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जतरा और बाजार जो है वो किस प्रकार के संज्ञा के एग्जाम्पल है? समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्लियर है? आसान सा सवाल है। इन सवालों को तो धड़ धड़ जवाब दीजिएगा, और ये पूछा गया सवाल है, इंटर स्तरीय एग्जाम में पूछा था। अगला सवाल, जनता के भी जागे की जरूरत है। यहां पे भी शब्द जो आप देख रहे हो, भी, अब यहां पे इस सवाल को गौर से, सबको इस सवाल को गौर से देखिए, चलिए जल्दी से इसको गौर से देखिए। कह रहा है कि जनता के भी जागे की जरूरत है, एक में भी की लागे। अब भी क्या है बताओ, क्या है भी? तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? देखो ये पूछा गया सवाल है, ये इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं ना, निपात जैसे ही देखते हैं पढ़वे नहीं करते हैं। इन लोगों को लगता है कि निपात हमारा पढ़ने नहीं है। तो देखो निपात से पूछा गया सवाल है, और इंटर लेवल वाले एग्जाम में पूछा, तो क्या आपको सीजीएल लेवल वाले एग्जाम में नहीं पूछेगा निपात से सवाल? अगर आप इस भरम में है कि नहीं पूछेगा, तो आप गलती कर रहे हैं। इसलिए जब भी मैं कहता हूं कि ग्रामर पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लो, सब पढ़ लो, ग्रामर में कुछ मत छोड़ना, जो लिखा है वो भी, जो ना लिखा है वो भी। तो देखो यहाँ निपात से पूछ दिया, और आपको हम बताएं कि इन लोगों के सिलेबस में निपात उपात कहीं मेंशन नहीं था, मगर निपात से सवाल पूछा है। आपके एग्जाम में भी निपात से सवाल पूछ सकता है। तो जनता के भी जागे की जरूरत है में, ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये वास्तव में निपात है। तो आप लोग आज कॉपी के पन्ने में लिख लेना कि हम लोगों को निपात भी पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा, और एक
क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलती कर रहे हैं मतलब 1 मार्क्स जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, निपात भी पढ़ लेना है, ये सवाल हमें जानकारी दे रहा है। भी देखो निपात कहते हैं किसको, तो निपात जो होते हैं ना वो बल प्रदान करने वाले आपको क्या मिलते हैं, अव्यय होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं शब्दों पे, शब्दों को बल देने का काम करते हैं। जैसे जनता के भी जागे की जरूरत है, तो यहां पे देखो भी शब्द क्या, भी अव्यय क्या कर रहा है, जनता को जागे की जरूरत है, मतलब ये जोर दे रहा है। यहां इतना भी कह के हम काम चला सकते थे कि जनता को जागने की आवश्यकता है, लेकिन जनता को भी जागने की आवश्यकता जब हम कहते हैं तो देखो कहीं ना कहीं जोर दे रहे हैं ना, बल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो यही बात है, ये बल देने का काम करता है कौन, निपात। अब इसके बारे में डिटेल से आपको हम बताएंगे, अभी नहीं, अभी इतना ही देखो। अगला हितोपदेश, यहां पे क्या लिखा है, हितोपदेश लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, हितोपदेश के खोरठा है उल्था काव्य मंजरी के नाम से करल रहे। उल्था का मतलब हो जाता अनुवाद। उल्था का मतलब क्या हो जाता है, अनुवाद। कह रहा है कि हितोपदेश का खोरठा में अनुवाद काव्य मंजरी के नाम से किए हैं। अब काव्य मंजरी के नाम से हितोपदेश का अनुवाद किसने किया, तो इसका जवाब हो जाएगा पद्मदास। देखो इसको याद रखना और नोट कर लेना, बहुत सारी खोरठा में क्या किए गए, अनुवाद किए गए। जैसे आपको मैंने बताया कि मेघदूत भी क्या है, अनुवाद है। मेघदूत क्या है, अनुवाद है, इसको रट जाना। और मेघदूत जो है वो किसका किया गया अनुवाद है, तो हमारे श्रीनिवास पानुरी जी का। श्रीनिवास पानुरी जी ने मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया। इन्होंने एक और अनुवाद किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, जिसको जुगेक गीता नाम दिया। क्या नाम दिया, जुगेक गीता नाम दिया। और यह भी अनुवाद किसने किया है, श्रीनिवास पानुरी जी ने। किसका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अनुदितांजलि जो है यह किसका किया गया अनुवाद है, तो दोस्तों अनुदितांजलि जो है किसका किया गया अनुवाद है, तो ये डॉक्टर बी.एन. ओहदार का खोरठा में बहादुर शाह जफर के गजलों का किया गया अनुवाद आपको देखने को मिलता है अनुदितांजलि में। अनुदितांजलि भी खोरठा अनुवाद है। अब इसके बाद हम लोगों ने कल के सेशन में देखा था गीतांजलि। क्या देखा, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है, और गीतांजलि को खोरठा में अनुवाद करने का काम किसने किया, मनमोहन पाठक जी ने किया। किसने किया, मनमोहन पाठक जी ने किया। तो याद रखिएगा ये सब खोरठा के अनुवाद है। इसी क्रम में एक और अनुवाद आप लोग को मिल रहा है जिसका शीर्षक है हितोपदेश। क्या है, हितोपदेश। ये नारायण पंडित जी की रचना है, और इसका खोरठा में अनुवाद करने का काम किसने किया, तो नारायण पंडित जी की रचना हितोपदेश का खोरठा में अनुवाद करने का काम किया है पद्मदास जी ने। पद्मदास कौन थे, तो पद्मदास के बारे में भी आप लोग नोट कर लेना। पद्मदास जी ने हितोपदेश का क्या किया, खोरठा में अनुवाद किया, और उस अनुवाद का नाम क्या दिए हैं, तो काव्य मंजरी नाम दिए हैं। ये सब नोट कर लेना दोस्तों, जितना मैं आपको बता रहा हूं। पता नहीं कौन सा फैक्ट आपको एग्जाम में काम आ जाए और आपके मार्क्स को बढ़ा दे, आपका रिजल्ट बना दे। तो आपको रिजल्ट लेना है तो किसी भी चीज को मत छोड़ो, जितना मैं बता रहा हूं नोट करते चलना। ये सब चीज नोट करते चलना, कहीं नहीं मिलेगा, ये सब बहुत मेहनत से लोड किया हुआ चीज है। अब देखो मैंने आपको बताया हितोपदेश जो है, हितोपदेश का काव्य मंजरी के नाम से खोरठा में अनुवाद किया गया। अनुवाद किसने किया, तो अनुवाद किया है हमारे पद्मदास जी ने। पद्मदास कौन है, तो पद्मदास राजा दलशाह, रामगढ़ राजा दलशाह के कौन थे, तो ये दरबारी कवि थे पद्मदास। और पद्मदास हमारे रुद्र सिंह जी के कौन थे, शिक्षक भी थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। रुद्र सिंह, पद्मदास और दलशाह ये जो है ये सब के सब कैसे साहित्यकार हैं, तो खोरठा के आदिकालीन साहित्यकार हैं। कैसे साहित्यकार हैं, आदिकालीन साहित्यकार हैं, इसको आप लोग याद रखना। बाकी पानुरी जी को तो आप लोग जानते ही हैं, खोरठा के भीष्म पितामह, बरवाडा का अक्खई बोर, है ना, खोरठा के भीष्म पितामह, बरवाडा का अक्खई बोर। ठीक है, खोरठा के वाल्मीकि हमारे श्रीनिवास पानुरी जी। पानुरी जी का देहांत हो गया 1986 में। समझ रहे हैं, यहां से एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, चलो सब नोट करते हैं। ये सब आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपना काम चला लो। साइड हो गया बोर्ड से, एकदम बोर्डवा भर गया है, इसको डिलीट, इसको मिटाएंगे। पानुरी जी के बारे में एक फैक्ट आपको बता रहे हैं। पानुरी जी जो थे ये 7 अक्टूबर 1986 को इनका देहांत हो गया। ये तो सब कोई जानता है, क्लियर है। पानुरी जी का जब देहांत हो गया, पानुरी जी का देहांत कैसे हुआ मालूम है, हार्ट अटैक से। समझना, पानुरी जी को क्या हो गया था, हार्ट अटैक आया और इनका देहांत हो गया। पानुरी जी को हम लोग कवि जी कह करके पुकारते हैं। क्या कहते हैं, कवि जी कह करके, कवि जी के नाम से इनको पुकारा जाता था, बोला जाता था। पानुरी जी का जो पुकारू नाम है वो क्या है,
चीन निवास है। पानूरी जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बरवा अड्डा कल्याणपुर के रहने वाले थे। बरवा अड्डा कल्याणपुर के रहने वाले थे। देखो मैं ये नहीं बतला रहा था, मैं आपको कुछ और बता रहा था। बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद के कौन है? पानूरी जी। पानूरी जी का जब देहांत हो गया 7 अक्टूबर 1986 को, तो इसके बाद पानूरी जी के सम्मान में जो खोरठा के अन्य विद्वान थे उन्होंने सोचा कि पानूरी जी के सम्मान में क्यों ना पानूरी स्मृति सम्मान देना आरंभ किया जाए। कौन सा सम्मान? पानूरी स्मृति सम्मान। तो पानूरी जी के खोरठा में योगदान के चलते इनके सम्मान में एक पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया, सम्मान देना प्रारंभ किया गया, जिस सम्मान का नाम रखा गया श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान। याद रखना, यह फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है और पूछा है कई बार एग्जाम में। श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान, पानूरी स्मृति सम्मान, ये पानूरी जी के सम्मान में दिया जाने वाला सम्मान था। और ये सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? तो ये सबसे पहले दिया गया महेश गोलवार को। किसको दिया गया? महेश गोलवार को। और महेश गोलवार जी को कब दिया गया? 1988 में। तो सवाल बन सकता है, आपको श्रीनिवास पानूरी जी की जीवनी भी पढ़ना है, लेख भी पढ़ना है, साहित्य में योगदान भी पढ़ना है, तो पानूरी जी के बारे में पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? महेश गोलवार को। फिर पूछा जा सकता है कि पानूरी स्मृति सम्मान कब देना आरंभ किया गया? तो आपका जवाब आना चाहिए 1988 में सबसे पहले महेश गोलवार को दिया गया। महेश गोलवार कैसे साहित्यकार हैं? तो ये हासी ठेठा मतलब ये व्यंग्यकार है ना, हासी ठेठा। उड़ीस महत्तम इनकी फेमस रचना है, उड़ीस महत्तम। उड़ी समझते हैं ना, खटमल, तो खटमल की महिमा इन्होंने बखान की है उड़ीस महत्तम में। ये एक व्यंग्य रचना है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो जा रहा हूं। बाकी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। दलसाह के बारे में आप जानते हैं, बार बार इनसे पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं ये सब चीज, और ये पूछा जाता है, आप लोगों को मैंने प्रूफ भी दिया है। दलसाह रामगढ़ के राजा दलेल सिंह का उपनाम है, और इनकी रचना में से याद रखना शिवसागर खोरठा का पहला महाकाव्य है। तो पहला महाकाव्य रचयिता अगर पूछे तो नाम आना चाहिए दलसाह। क्लियर है? दलसाह। शिवसागर 12,000 दोहे की क्या है? पुस्तक है जो 700 पन्नों की है। दलसाह यानी कि दलेल सिंह कौन है? तो हमारे आदिकालीन खोरठा भाषा के आदिकालीन साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद रुद्र सिंह कौन है? तो इसी दलसाह के पुत्र हैं जो बाद में सन्यासी बन गए। रुद्र सिंह के गुरु का क्या नाम है? पद्मदास नाम है। रुद्र सिंह की रचना है ज्ञान सुधाकर। याद रखिएगा, ज्ञान सुधाकर किसकी रचना है? रुद्र सिंह की। अभी आपने देखा काव्य मंजरी किसकी रचना है? पद्मदास की रचना है काव्य मंजरी। और वास्तव में काव्य मंजरी जो है वो क्या है? तो हितोपदेश, नारायण पंडित की रचना हितोपदेश का खोरठा अनुवाद है। तो ये सब आप याद रखना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, पूरा बोर्ड भर गया है, सब फैक्ट आपके काम का है। क्लियर है? आगे बढ़े तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सब मिट जाएगा, आप लोगों ने ले लिया हो तो ठीक है, जल्दी से ले लो पॉज करके, तब तक हम आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है दलेल सिंह कौन समय के कवि हला। अब इस सवाल को रहने दो, क्योंकि इस सवाल में ऑप्शन जो सेट किया गया है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, पर चलो इसको रहने दो। अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल है संज्ञा कई गो भेद है, संज्ञा का कितना भेद है। तो संज्ञा का कितना भेद है मतलब कितने प्रकार की संज्ञा है, आप लोग इसका कमेंट करके बताओ। अब पांचों संज्ञा आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। ये आसान सा सवाल है और पांचों आपके दिमाग में होने चाहिए। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। पहला बेकैतवाचक संज्ञा, बेकैतवाचक संज्ञा। दूसरा जायतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा। तीसरा जो हो जाएगा आपका गौंठवाचक संज्ञा, गौंठ मतलब समूह, चाहे गौंठ बोलो चाहे समूह बोलो, जो भी एक ही बात है। चौथा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पांचवा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक को हम लोग खोरठा में द्रव्य बोलते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों आपको क्या करना है, याद रखना एकदम सिलसिलेवार। जब भी जिक्र आए तो पांचों दंदना के बोल दीजिए। ये पंचायत सचिवालय में पूछा गया एग्जाम है, देख रहे हो। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा सवाल पूछता है क्या, तो देखो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सामने प्रूफ है। पंचायत सचिवालय में पूछा गया सवाल है 2018 में। पंचायत सचिवालय 2018 में हुआ था कि 2017 में हुआ था, डेटवा में थोड़ा सा डाउट है, बाकी ये पूछा गया है,
याद रखिएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, बुढ़ारी कौन रकम संज्ञा लागे। यहाँ पे पंचायत सचिवालय में ये भी पूछा गया सवाल है। आपको मैंने बताया था कि जिस संज्ञा शब्द से हमें दशा, अवस्था, भाव, गुण ये सब का पता चले वो कैसा संज्ञा शब्द कहलाएगा, वो हमारा भाव बोधक या भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। और बुढ़ारी क्या है, बुढ़ारी क्या है बताओ। तो बुढ़ारी आपका एक अवस्था है, जैसे आप लड़कपन देखे, बालपन देखे, उसी तरह से बुढ़ारी भी आपका क्या है, एक तरह का अवस्था है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ापा की अवस्था बोलते हैं। तो बुढ़ारी कौन संज्ञा हो जाएगा, अवस्था बतला रहा है मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें तो बोलना ही नहीं है कुछ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे आसान संज्ञा है। अब लो डिंडा डोवानी, आपको हालांकि पढ़ना नहीं है पर फिर भी देख लो, क्योंकि ये बंसीलाल बंसी जी की फेमस रचना है और खोरठा में ये रचना काफी पहचान बना चुकी है। तो इस रचना से भी अक्सर एग्जाम में सवाल रहता है। बंसीलाल बंसी जी का उपनाम बंसी है और इन्होंने डिंडा डोवानी खंड काव्य रचा और ये खंड काव्य 6 सर्गों में है। कितने सर्गों में दोस्तों, 6 सर्गों में है, 6 खंडों में है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल है डिंडा डोवानी काव्य में कई गो सर्ग है, तो ये मैं बता चुका हूं 6 गो सर्ग है, बस इसको इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा नहीं। अगला, रांची कौन रकम संज्ञा लागे। इस सवाल का आप लोग सटीक जवाब दीजिए, रांची कौन रकम संज्ञा लागे। तो देखो आपको मैंने बताया कि जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी खास वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का पता चले उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब यहां से आपको रांची किसी खास स्थान का पता नहीं चल रहा है ना, तो खास स्थान का पता चल रहा है। मैं रांची की बात कर रहा हूं, रांची खास जगह, दुनिया में तो बहुत सारे जगह हैं पर एक खास जगह है आपका रांची, जो हमारी राजधानी भी है। तो रांची कैसी संज्ञा हो जाएगी, आपका व्यक्तिवाचक। और ये पंचायत सचिवालय के एग्जाम में पूछा था ये सवाल, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। संज्ञा से इसमें सवाल आएगा, परेशान मत होइएगा। क्लियर है, फिर भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगला सवाल देखो, छौवाली। अब गिदराली, छौवाली, बालपन, लड़कपन ये सब एक जैसे शब्द हैं। छौवाली ये शब्द जरूर पूछता है कोई ना कोई एग्जाम में। अब पंचायत सचिवालय एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। तो छौवाली मतलब बाल्यावस्था, छौवाली मतलब बालपन बोले या छौवाली बोले एक के मतलब है। बालपन तो हमारे खोरठा में नहीं चलता, हमारे खोरठा में छौवाली चलता है, गिदराली चलता है। ये क्या बताता है, ये बताता है बाल्यावस्था को, यानी कि अवस्था बता रहा है। और जहां भी हमें अवस्था बताने का पता चले वहां पे कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, खोरठा व्याकरणिक दमराही एक पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक का नाम है वासुदेव महतो। क्या नाम है, वासुदेव महतो नाम है। क्लियर है। अब देखो यहां पे कुछ नाम आए हैं, जैसे महेश गोलवार। क्या नाम आया, महेश गोलवार। महेश गोलवार के बारे में आपने क्या क्या सीखा, तो आपने सीखा सबसे पहले श्रीनिवास पांडुरिया स्मृति सम्मान 1988 में महेश गोलवार को दिया गया। इसके अलावा अभी तक मेरे सेशंस से आपने सीखा है कि महेश गोलवार गोला के रहने वाले थे, है ना। और ये महेश गोलवार जी जो है इनका पूरा नाम क्या है, तो महेश चंद्र पोद्दार इनका पूरा नाम है। महेश चंद्र पोद्दार इनका पूरा नाम है, ठीक है। और महेश गोलवार जी की फेमस रचना है जिसका नाम क्या है, उड़ीस महत्तम। उड़ीस महत्तम कैसी रचना है, तो उड़ीस महत्तम एक व्यंग रचना है, हांसी ठेठा की रचना है, व्यंग रचना है, फिंगाठी रचना है, अलाठी रचना है, जो आप बोलो। क्लियर है। एके झा जी के बारे में आप लोग जानते हैं, वेदरवाइज मौसम वैज्ञानिक, चंडीपुर बोकारो के रहने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 20 जून 1939 को। कब इनका जन्म हुआ, 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ। इसके अलावा आप लोग एके झा जी के बारे में और क्या जानते हैं, तो एके झा जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 1975 से 1999 तक पीटीपीएस में एज ए स्टोर कीपर काम करते रहे और 99 में रिटायर हुए। खोरठा भाषा को जन आंदोलन का रूप देने का काम जो है किसने किया, एके झा जी ने किया। खोरठा भाषा में साहित्यकार पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर एके झा ही ने। ये एकदम घूम घूम करके क्या करने लगे, साहित्यकार खोजने लगे, खोरठा में रचना करने के लिए लोगों को प्रेरित करने लग गए। और इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खोरठा में बहुत सारे साहित्यकार पैदा हो गए। उसके बाद तो जो गाड़ी चल पड़ी वो कभी नहीं रुक रही है और लगातार हमारा खोरठा विकसित होते जा रहा है। अगला नाम आ रहा है पारितोष कुमार प्रजापति का। पारितोष कुमार प्रजापति का उपनाम क्या है, प्रजापति है। याद रखिएगा, पारितोष कुमार प्रजापति का उपनाम क्या है, प्रजापति है। तो इतने फैक्ट हैं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। साइड हो गया मैं, अब फिर आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
जिनगिक भेव, जिनगिक भेव किनकी रचना है? अब ये आसान सा सवाल आपको पूछ दिया, बोल रहा है कि जिनगिक भेव जो है वो किसकी रचना है? तो आप लोग बताओ कमेंट करके, अगर जानते हो तो, नहीं भी जानते हो तो दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे विनोद कुमार है, विनोद कुमार की एक रचना है सोंद माटी। सोंद माटी, आप लोग कमेंट करो सोंद माटी के प्रकाशक का नाम, और साथ ही साथ प्रकाशन वर्ष का भी नाम आप लोग कमेंट करो कि सोंद माटी का प्रकाशन कब हुआ। क्लियर है? अब देखो एक और नाम आ रहा है चितरंजन महतो चित्रा, इनका उपनाम है चित्रा। और चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी का नाम है सावित्री देवी। क्या नाम है? सावित्री देवी। आप लोगों ने खोरठा लोक कथा में एक कथा पढ़ा जिसका शीर्षक था छागैर गोरखिया और केतकी फूल। शीर्षक क्या था? छागैर गोरखिया, छागैर गोरखिया और केतकी फूल। कहां शीर्षक है? छागैर गोरखिया और केतकी फूल। तो ये जो छागैर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा है ना, इसके संकलन करता यानी कि जोगाड़ी जो है वो कौन है? सावित्री देवी। और सावित्री देवी कौन है? तो हमारे चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी है। चितरंजन महतो चित्रा जी का योगदान बहुत सारा है खोरठा में, और इनकी एक फेमस योगदान है जिसका नाम है जिनगिक टोह। समझना, यहां पे जिनगिक भेव नाम आया है, जिनगिक टोह नहीं आया है। बहुत सारे लोग गलती कर गए होंगे, समझ रहे होंगे कि जिनगिक टोह है, ये नहीं, ये जिनगिक भेव है। खोरठा भाषा में दो रचना है, एक जिनगिक भेव और जिनगिक टोह। जिनगिक टोह जो है ये आपका चितरंजन महतो चित्रा जी की रचना है और खोरठा भाषा की पहली उपन्यास की पुस्तक है जिनगिक टोह, है ना। हम लोगों को एमए में हम लोगों को एमए में ये वाला पढ़ना था, खोरठा में जिनगिक टोह उपन्यास को। तो दोस्तों ये जिनगिक भेव अलग रचना है, और इस रचना के रचनाकार का नाम है पारितोष कुमार प्रजापति। क्या नाम है? पारितोष कुमार प्रजापति। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर आप लोग याद रखना। गजाधर महतो प्रभाकर जी के बारे में एक फैक्ट हमेशा याद रखना कि खोरठा में सबसे पहले पीएचडी किसी ने किया अगर खोरठा भाषा के साथ, तो वो हमारे गजाधर महतो प्रभाकर जी ही हैं। अब तो सब कुछ समझ में आ गया है। विनोद कुमार जी के बारे में जानते हैं, सोंद माटी के रचयिता, चितरंजन महतो चित्रा छाया के रचयिता, जिनगिक टोह के रचयिता। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, अब ये सवाल भी आप लोग याद रखना, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आप लोग साइड में नोट करके रख लेना। ये सवाल देखो, आदमी पढ़ाते टाइम ये सब नहीं बता पाता, ये सवालों में ही बन पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, समझिएगा, खोरठा में भी फिल्म बने, और फिल्म क्षेत्र में भी देखो, खोरठा भाषा का अगर विकास करना है तो जरूरी है कि कला के क्षेत्र में भी हमारी भाषा का क्या हो? बेहतर प्रदर्शन हो। हालांकि हम लोग कला के क्षेत्र में थोड़े पिछड़े हुए हैं अन्य भाषाओं, देखो तो तेलुगु बोलेंगे, देख रहे हो इंटरनेशनल हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये जीतने लग गया है ना, ऑस्कर तो ऑस्कर जीत करके ले जाने लग गया है, और हम लोग अभी कितने नीचे दबे हुए हैं। हम लोगों को भी बहुत विकास करना है, अभी तो ये यात्रा आरंभ हुई है, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो खोरठा भाषा में कला के क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक नाम आता है, और जिसको खोरठा रत्न और खोरठा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो खोरठा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वे कौन व्यक्ति हैं जो खोरठा को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए इन्हें खोरठा रत्न और खोरठा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह कोई और नहीं, हमारे विनय तिवारी सर है। कौन है? विनय तिवारी सर है। क्लियर है? ये अक्सर खोरठा भाषा को लेकर के आपको आगे की पंक्ति में दिखेंगे, अपनी भाषा को लेकर के ये हमेशा आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, और खोरठा भाषा के लिए अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि इनको खोरठा रत्न और खोरठा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है खोरठा फिल्म निर्माण में, याद रखिएगा। अगला है, आधुनिक युग के खोरठा सबले पूर्ण कवि मानल जाए। अब ये सवाल एकदम थोड़ा, इसमें भी कहा ना, सब विद्वान सब झगड़ गया, क्या किया? थोड़ा बहुत झगड़ गया, और क्या बोलता है ना, ये इसमें विवाद पैदा कर दिया। आधुनिक युग के खोरठा कवि की जब बात होती है, सबसे पुराने खोरठा कवि, आधुनिक युग के खोरठा कवि नहीं, आधुनिक युग के खोरठा के सबले पुराने कवि की जब बात आती है, तो बहुत सारे विद्वान जो है वो पानुरी जी का नाम लेते हैं, जो कि गलत है। पानुरी जी नहीं है। पानुरी जी के पहले हमारे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल थे, जिन्होंने खोरठा में कविताएं रचने का काम किया और आधुनिक कविताएं रचने का काम किया। आधुनिक कविताएं मतलब आधुनिक विषय पे कविताएं रचने का काम किया, और आधुनिक विषय में आपका एक शिक्षा भी विषय हो जाता है। हमारे व्याकुल जी ने, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम है व्याकुल, इन्होंने रचा हमर बाबू हमर सुगा हमर सोना हमर बाबू पढ़े गेल,
सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंच करे जा हमर भेल। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये प्रगतिशील विचारधारा की आधुनिकता को आधुनिक विषय पे रची गई रचना थी। और ये रचना हमारे पानुरी जी से पहले कौन कर रहे थे? व्याकुल जी कर रहे थे। तो पानुरी जी से भी पहले खोरठा में काम करने का रचनाएं करने का काम या कविताएं आधुनिक कविताएं रचने का काम हमारे व्याकुल जी कर रहे थे, जिस कारण से इनको खोरठा का सबले पुराना कवि माना जाता है, याद रखिएगा। मगर इस सवाल में भी मतभेद है, बहुत सारे लोग पानुरी जी का जिक्र कर देते हैं, पर आप लोग को याद रखना भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। साइड में ऐसे स्टार लगा करके लिख लीजिएगा कि कुछ विद्वान पानुरी जी की तरफ झुके हुए हैं। किसकी तरफ? पानुरी जी की तरफ झुके हुए हैं और सबले पुराना कवि आधुनिक युग के सबसे पुराने कवि पानुरी जी को मानते हैं कुछ लोग, और बाकी कुछ भुवनेश्वर दत्त शर्मा को मानते हैं, जबकि वास्तव में इन्हीं को मानना चाहिए। किसको? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है कि खोरठा भाषा के खोरठा भाषा में पानुरी जी जो थे वो सिर्फ मैट्रिक पास थे और एक से एक रचना किए। आपको बताएं, एक और आदमी है जिसका नाम है विश्वनाथ नागर। अरे इस बार आपको इनका पूरा पढ़ने के लिए दिया है, जीवनी और साहित्य में योगदान। विश्वनाथ नागर जी जो थे ये सिर्फ इंटर पास थे। क्या थे? इंटर पास थे। बेचारे बड़े सीधे साधे आदमी थे। छल कपट हमें जानी ना है, हमें सीधा साधा लोग। ये अपनी एक रचना भी की जिसमें लिखते हैं छल कपट मैं नहीं जानता, मैं तो एकदम सीधा साधा आदमी हूं। समझ रहे हैं? और जिस समय लोग झारखंडी शोषण, झारखंड में होने वाले अत्याचार को विषय बना करके रचनाएं कर रहे थे, उस समय नागर जी एकदम अलगे दुनिया में अलगे प्रकार की रचना कर रहे थे। सिंगार उंगार ये सब इनकी रचना में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इनके बारे में जब डिटेल से बताएंगे तो और अच्छी जानकारी देंगे। फिलहाल इतना जान लो कि ये सिर्फ इंटर पास थे। कितने पास थे? इंटर पास। पानुरी जी सिर्फ मैट्रिक पास थे। कितने पास थे? मैट्रिक पास थे। और झा जी के बारे में कहना ही क्या, मौसम वैज्ञानिक है ना। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ये क्या थे भाई? ये भी एकदम आपके खोरठा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की रचनाओं को जब आप पढ़िएगा ना, और ये क्या हुआ था ना, ये जेल भी गए थे। समझ रहे? जेल में अंदर थे और जेल के अंदर में रह करके ये किसके साथ, एक आपके राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उनके साथ जेल में बंद थे। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के साथ जब ये जेल में बंद थे तो राम वृक्ष बेनीपुरी हाथ से लिखा हुआ एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, जिस पत्रिका का नाम था कैदी। तो कैदी में ये भी व्याकुल नाम से अपनी रचना करते थे, तो व्याकुल के नाम से इनकी रचना छपने लगी, है ना, कलमे व्याकुल। अच्छा है कि नौजवान सर को कटा करके दम ले, है ना, वरना गुलामी को मिटा करके दम ले। क्लियर है? या तो गुलामी को मिटा करके दम ले, वरना अच्छा है कि अपने सर को कटा करके दम ले। ऐसी राष्ट्रवाद से भरी हुई रचना रही है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की। इनकी रचनाओं में इतना राष्ट्रवाद था, क्रांति की बातें थी कि अंग्रेज में सब डर गया और इनकी रचनाओं को आग लगा दिया, आग का होली खेल गया भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की रचनाओं के साथ में। और कुछ रचना को उठा करके ये सब का ले गया, अपन लंदन ले गया, जिस कारण से इनकी रचनाएं हमें बहुत अधिक देखने को नहीं मिलती, पर इनका जो योगदान है उस योगदान को तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके बारे में भी आपको बताएंगे डिटेल से, पर अभी रहने देते हैं, सेशन भटक जाएगा नहीं तो। मैंने आपको क्या पूछा? आधुनिक युग के खोरठा सबले पुराने कवि माने जाते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान पहिल बेर केकरा और कखन मिलल है। अब यह सवाल आपके लिए अपरिचित नहीं रहा, अब यह सवाल आप लोगों के लिए क्या हो गया? अब यह सवाल आप लोगों के लिए परिचित सवाल है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बता दिया था। क्या बताया मैंने? चलिए आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। आप लोग इस सवाल को एक बार पढ़िए। श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मतलब पानुरी जी की स्मृति में दिया जाने वाला सम्मान। तो जब ये स्मृति सम्मान है तो भाई जाहिर सी बात है कि पानुरी जी के देहांत के बाद दिया जाने लगा होगा। और पानुरी जी का देहांत कब हुआ? तो 7 अक्टूबर 1986 को हुआ। ये तो आप लोग सब जानते हैं। तो 7 अक्टूबर 1986 के बाद 1988 से पानुरी स्मृति सम्मान दिया जाने लगा। और सबसे पहले किसको दिया गया? तो महेश गोलवार जी को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? महेश गोलवार। किसको दिया गया? महेश गोलवार जी को दिया गया। इसको आप लोग याद रखना। क्लियर है? ये सब मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। महेश गोलवार का पूरा नाम भी आपको मैं बता चुका हूं, महेश चंद्र पोद्दार। 1988 में पहली बार इनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया। पारितोष कुमार प्रजापति के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी एक रचना है जिंदगी भेव। ठीक है, फिर से महेश गोलवार और पारितोष प्रजापति लिखा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला
अगला सवाल चलते हैं कि जौन शब्द से कोई खास आदमी, जगह, ठाव कर बोध हेवे अगर की कहल जाए। अब ये सवाल तो एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट का सवाल है। कह रहा है कि जिस शब्द से कोई खास आदमी, जगह, स्थान का पता चलता है उसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यहां पे देखो, खास आदमी, जगह, ठाव ये सब का पता चले उसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो, पहुना गुला कायल घरे एबथिन। हाँ, पहुना गुला कायल घरे एबथिन। अब यहां पे आगे छूटा हुआ है, टाइप करने वाले ने पता नहीं क्या सोच के छोड़ा है पर छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। पहुना गुला, पहुना गुला में सवाल था कि पहुना जो है, पहुना, पहुना, पहुना बुझो तो नहीं, गेस्ट, मेहमान। तो पहुना गुला में पहुना शब्द जो है, पहुना गुला कायल घरे एबथिन, मतलब यहां पे आपको कौन सा काल दिख रहा है, ये भविष्य काल दिख रहा है, काल नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि पहुना गुला। अब ये गुला, गुला कैसा प्रत्यय है, तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, वचन में मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो है ये आपका बहुवचन बोधक प्रत्यय है। सब याद रखना, बहुवचन बोधक प्रत्यय है। क्लियर है, गुला, गुलीन, गुलैन। और ये कहां से आया, तो ये बांग्ला भाषा से लिया गया है, मगर अब इसको हम लोगों ने अपना लिया है, गुला, गुलीन, गुलैन को। तो पहुना गुला से कौन सा वचन का पता चल रहा है, कमेंट करके बताइए। पहुना गुला में क्या एक पहुना का पता चल रहा है कि एक से अधिक का पता चल रहा है। तो दोस्तों, गुला, गुलीन, गुलैन जब भी लग जाता है, जिस शब्द के साथ भी लग जाएगा, समझ लेना कि वो शब्द मेरा बहुवचन शब्द है। तो पहुना गुला कैसा शब्द हो गया, बहुवचन शब्द हो गया। मगर यहाँ पे सवाल ये नहीं है, यहाँ पे सवाल है कि पहुना गुला काल घरे एबथिन, यहां पे पहुना शब्द कौन संज्ञा लागे, तो कौन संज्ञा लागे, पहुना शब्द। तो पहुना से आपको किसी खास पहुना का पता चल रहा है, नहीं ना, तो इससे पूरी पहुना जाति का पता चल रहा है ना। मेहमान करने से कौन मेहमान, किसका मेहमान, कैसन मेहमान, है कि नहीं। यहां पहुना जब कहते हैं, मेहमान जब कहते हैं, पहुना मतलब मेहमान, तो मेहमान कहने से पूरा मेहमान जाति का बोध हो रहा है, मतलब सब मेहमान के बारे में बोध हो जा रहा है। तो जब भी पूरी जाति का, समुदाय का बोध हो जाए तो वहां पे कौन संज्ञा रहता है, जायतवाचक संज्ञा रहता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ शब्द सवाल मैं आपको और पूछूंगा, जैसे आप बताओ कि पहुना शब्द जो है इसका लिंग बता दो। क्या बता दो, लिंग बता दो, पहुना का क्या लिंग होगा। अब देखो, मेहमान तो दोनों हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो पहुना कहने से ना तो हमको स्त्री का पता चलता है और ना ही हमको पुरुष का पता चलता है। क्लियर है। अब ना तो स्त्री, ना मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता। पहुना कहने से ये तो क्लियर है कि चाहे तो वो लेडीज होगी चाहे तो वो जेंट्स होगा, है ना, चाहे तो वो लेडीज चाहे तो वो जेंट्स होगा। यानी कि हम क्लियर नहीं कर पा रहे कि स्त्री है पहुना शब्द या मतलब स्त्रीलिंग शब्द है पहुना शब्द या पुल्लिंग शब्द है। तो जहां से आपको ये पता चल, जहां जो शब्द दोनों लिंगों के लिए प्रयोग हो जाए, जैसे यहाँ पे ये स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग हो रहा है, तो जो शब्द दोनों के लिए, दोनों लिंगों के लिए प्रयोग हो जाए उसको हम लोग कौन सा, किस तरह का शब्द कहते हैं, उभयलिंगी शब्द कहते हैं। तो देखो दोस्तों, पहुना शब्द आपको उभयलिंगी शब्द मिल रहा है ना, तो खोरठा में उभयलिंग भी पाया जाता है, यानी कि खोरठा में 4 तरह के लिंग हैं, उभयलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहुना का अगर लिंग पूछेगा एग्जाम में तो उभयलिंग बताइएगा। क्या बताइएगा, उभयलिंग। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों को यह संबोधित करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया, पहुना गुला कायल घरे एबथिन में पहुना कैसा संज्ञा है, तो जायतवाचक संज्ञा है। निकलते हैं अब आगे, बढ़ते हैं आगे, और भी सवाल मिलेंगे मजेदार मजेदार। हेठे प्रबल कौन शब्द गुला संज्ञा लागे, अब ले मजा ले, चलो मजा लो। कह रहा है कि नीचे जो लिखा गया है शब्द गुला, मतलब शब्द गुला मतलब बहुवचन शब्द। ठीक है, तो शब्द गुला से क्या पता चल रहा है, एक से अधिक शब्द का पता चल रहा है। तो नीचे जो कुछ शब्द दिए गए इनमें बोल रहा है कि संज्ञा कौन है, बताओ, मोहन, दुमका, चेका या इस सब है। तो आप गौर जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब के सब संज्ञा है, मगर आपको यह शब्द के बारे में नहीं पता चल रहा होगा चेका का मतलब क्या होता है। चेंगा का मतलब तो बच्चा होता है, चेका का मतलब क्या होता है, तो चेका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था पिछली दफा छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट में, जहां पे आपने सीखा कि चेका का मतलब खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा क्या, एक स्वाद है, समझ रहे ना। स्वाद क्या होता है, भाव होता है। तो स्वाद आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन तो आप जान ही रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुमका भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चेका कैसा शब्द हो जाएगा, चेका आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यही रहता चोका। चोका मतलब क्या होता है, चोका मतलब हो जाता है छिलका।
क्या हो जाता है, छिलका, है ना। चोका माने हो जाए छिलका। अब ये चोका कैसा संज्ञा शब्द है, आप लोग कमेंट करके बताओ, चोका कैसा संज्ञा शब्द है। चेका के बारे में भी कमेंट करके बताओ। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। फिर मैंने आपको कहा कि चोका, इसको चोका का मतलब होता है छिलका। अब छिलका समझ रहे हैं ना, तो छिलका कैसा हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जो भी द्रव्यवाचक कमेंट कर रहे हैं सबका सही है, और जो नहीं कर रहे हैं सबका गलत है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जायतवाचक संज्ञा के छांटा। तो जल्दी से इसमें जायतवाचक संज्ञा छांटो। गाछ, शहर, किताब, सब के सब जायतवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है पहाड़े गाँव देवी बास करहत। अब देखिए कैरहत होगा, यहाँ पे करे ना है, कैर होगा, कैरहत मतलब पहाड़ में, पहाड़े अनुस्वर रहना चाहिए। पहाड़े गामेक देवी बास करहत। अब यहाँ पे पहाड़े में जो मैंने अनुस्वर लगाया ना, ये अनुस्वर अधिकरण कारक को बता रहा है, अधिकरण कारक को। मैं कारक से भी आपको सवाल दूंगा और कारक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहो, सब क्लियर होगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को लगातार देख रहा होगा कि मैं किसी पोर्शन को नहीं छोड़ रहा। तो पहाड़े मतलब पहाड़ में, है ना, पहाड़ पे या पहाड़ में जो भी, तो अधिकरण कारक है वहां पे, क्योंकि जहां पे भी आपको समय और स्थान का पता चले वहां पे कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। तो पहाड़े मतलब पहाड़ में या पहाड़ पे गांव की देवी वास करती है। यहां पे पहाड़ का की लागे, तो पहाड़ जो है ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि मैं पारसनाथ पहाड़ की बात कर रहा हूं, कि कोल्हुआ पहाड़ की बात कर रहा हूं, कि हिमालय पहाड़ की बात कर रहा हूं। पता चल रहा है, बताओ, नहीं पता चल रहा है। तो यहां से पहाड़ आपका कौन पहाड़ स्पष्ट नहीं कर रहा, लेकिन पहाड़ को बता रहा। पहाड़ कहने से सब पहाड़ के बारे में पता चल रहा है। तो सब के बारे में पता चले एक शब्द के साथ, तो वो कौन सा संज्ञा हो जाता है, जायतवाचक संज्ञा। जो ऐसा शब्द जो सब के बारे में बता दे, जो जिससे जाति या समुदाय, कॉमन शब्द, एक ऐसा शब्द जो सब के लिए कॉमन हो। तो सब पहाड़ के लिए कॉमन शब्द है पहाड़। तो पहाड़ आपका कैसा शब्द हो गया, जायतवाचक संज्ञा शब्द हो गया। आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ढाढनच, ढाढनच माने का, ढाढनच माने फुटानी, नखरा ना। जनियन के देखो, जनियन के कोई के को के, और खाली जनियन ही ना है, बचवन, जनियन और बचवन लड़की में थोड़ा सा नौटंकी रहता है, इसमें झूठ नहीं है, सच है। और बचवन में देखते हैं खूब नौटंकी करे, ई ना खेबो ऊ ना खेबो, यानी लगता कि दू मुका मार के एकरा मार खिलाओ, नहीं लगता कूट दे धर के। जनियन के टाइम में भी कुछ कुछ मर्दवन कैसा लगता है। हालांकि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का सख्त विरोधी आदमी हूं। डोमेस्टिक वायलेंस को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलत बात है। डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी सूरत में किसी को मारना, हिंसा करना गलत बात है, नहीं मारना चाहिए, है ना। तो ढाढनच मतलब नौटंकी, नखराई का है। ढाढनच एगो भाव है यार, क्या है, भाव है। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो चलो यहाँ मजा आ रहा है ना आप लोगों को। अभी और सवाल है, खत्म नहीं है, कहानी अभी शुरू हुई है, अभी तो मुकाम बाकी है। आज तो हमने एक दिन निकाला, अभी तो इम्तिहान बाकी है, समझ रहे ना। तो चलो काड़ा, नभावन, चढ़ावन और रांची टीसन, यहाँ पे कुछ शब्द है। काड़ा, नभावन, चढ़ावन और रांची टीसन। टीसन मतलब स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अच्छा, रांची टीसन मतलब रांची रेलवे स्टेशन। पूछ रहा है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा बताइए, कौन सा इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा दिख रहा है। तो गौर से देखो, ये काड़ा, काड़ा मतलब काड़ा है, काड़ा का मतलब तो जानबे कर रहे हैं। तो काड़ा जो है, काड़ा जो कैसा संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है ना। तो ये 4-5 शब्द यहाँ पे दिया है, उसी बोल रहा है कि छांटो, तो काड़ा छांट दिए, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है, आगे बताओ। अब सरहुल पर्व कौन संज्ञा लागे। देखो यहाँ पे सरहुल पर्व एक खास पर्व के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खास के बारे में बात कर रहा है ना। तो जहां भी खास के बारे में बात हो जाए, खास पर्व, खास पत्र पत्रिका, खास पहाड़, खास नदी, खास स्थान, खास आदमी, खास ऋतु, खास महीना, खास दिन, तो जहां भी खास लग जाएगा जिसके भी साथ समझ लाना, वहां पे कौन संज्ञा है, वहां पे बेकतवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है, बेकतवाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा।
जाएगा सरहुल परब। केवल परब रहता तो कमेंट करके बताओ, केवल परब रहता, परब मतलब पर्व, पर्व, और पर्व को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेस्टिवल कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं सब बता रहे, फेस्टिवल। खोरठा में पर्व को परब कहते हैं, क्लियर है, परब कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि खोरठा में रेफ का, रेफला का, र का, है ना, जो र है, ये रा, ठीक है। तो र का जो प्रयोग है ना, र का जो प्रयोग है, र का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, ये सब र का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए डायरेक्ट र लिखा जाता है, डायरेक्ट र लिखा जाता है, याद रखेगा। रेफ रेफला के जगह पे सीधे र लिखा जाता है। तो पर्व जब आप लिखते हो, पर्व, तो प में प तो लिखे, ये जो र है, ये र के लिए हम सीधे सीधे र लिखे, और खोटा में व के जगह पे ब लिखते हैं, तो पर्व बन गया परब। परब मेरा कैसा संज्ञा है? अब परब से किसी खास परब का पता नहीं चल रहा, कौन परब बताओ कमेंट करके। परब कह रहे हैं तो कौन पर्व के बारे में पता चल रहा है? सब पर्व के बारे में पता चल रहा है ना। परब एक कॉमन शब्द हो गया सभी पर्वों के लिए। तो दोस्तों परब जो है ये कैसा संज्ञा हो जाएगा? तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी होगा तो बोलिएगा भी नहीं। चलिए आगे चले, आगे ही तो जाना है, पीछे जाने के लिए कौन जुड़ना चाहता है? नहीं, सबको आगे जाना है, और सबको आगे जाने के लिए आगे जाने वाला मेहनत भी करना होगा, ऐसा नहीं है। गुलैची फूल झोंबे फूले है, तो झोंबे फूले है, घोदे फूले हैं, गोछे फूले हैं, गोच कहें, घौद कहें, झोंबे कहें, झोंबे मतलब झुंड में, समूह में, समझ रहे ना। तो झोंबे मतलब समूह में, झुंड में, गोच में। तो जहां भी समूह का जिक्र आए वहां पे कौन संज्ञा? तो झोंबा माने समूह, और समूह कौन संज्ञा को बताता है? गोठवाचक संज्ञा को बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोठवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, बेगैर वस्तु ठाव के नाम के कहल जाए। तो आपको पता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब भले से इसमें कुछो लगा दो, बेकैद वस्तु ठाव जे बुझाए से लगा दो, खाली ये रहना चाहिए नाम के कहल जाए। तो नाम के की कहल जाए? संज्ञा कहल जाए। आंसर इजी है, आसान है, क्लियर है। अब आ जाओ, वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण किसको कहते हैं बताओ कमेंट करके। तो शब्द के सबले छोट खेचा के, शब्द के सबले छोट खेचा, छोट खेचा के मतलब, खेचा मतलब अंश, तो शब्दों के सबसे छोटे अंश को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? आगे चलो, आगे आंसर बताओ। खोरठा संज्ञा के शुद्ध लिखा, यानी कि वर्तनी करने के लिए कह रहा है, शुद्ध वर्तनी। तो संज्ञा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो संज्ञा, खोरठा में संज्ञा का शुद्ध वर्तनी होगा संज्ञा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, क्लियर है ना, संज्ञा लिखते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन नंबर देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का पट्टर पूछ रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसको आप माप सकते हो, तौल सकते हो। ऑप्शन में देखो कि सोना और पानी ये मापने वाला है, नहीं, दारू भी मापने वाला है, नहीं मापते हैं, पाव भर दे, नहीं हाफ दे दे, तो क्या है? पैमाने माप तो रहे उसको, पौवा भर दो, क्वार्टर दो, फुल दो, हाफ दो, माप रहे हैं ना आप। तो सोना हो, पानी हो, ये सब क्या है? मापने तौलने की वस्तु है, और जो मापने तौलने की वस्तु होती है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। बाजार कैसा संज्ञा है? तो बाजार आपका गोठवाचक संज्ञा है। लड़कपन आपका कैसा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। राम कैसा संज्ञा है? कमेंट करके बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जायतवाचक संज्ञा छांटिए। अब जायतवाचक संज्ञा मतलब ऐसा शब्द जो कॉमन हो, का हो? कॉमन हो। जैसे जब आप कुकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुकुर। तो कुकुर कहने से आपको दुनिया के सारे कुकुर का पता चल जाता है। कुकुर माने कुत्ता। अब ये कुकुर जो है कभी कभी ये संज्ञा से आगे बढ़ के विशेषणों बन जाता है। कब बन जाता है विशेषण बताएं आपको? कुकुर शब्द पे जब एग्जाम में पूछेगा ना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे का बोले बताते हैं, लड़कियां देखते हैं लड़कवन को बोलती है एकदम कुकुर है का तुम, तो एकदम कुकुर है तो का सच में लड़का कुकुर है? अरे नहीं, समझ रहे हैं। और एक और बोले, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मरद जायत, अब बोलो तीन ऐसा ना बोल, ये हम अपन मन से ना बोल रही हो। मरद जायत कुकुर हेवे हे, अब ले
मर्द जात कुकुर है वे, मतलब मर्द कुत्ता होता है। ले भैया, ये मर्द के लिए आ गया। अब यहां पे कुकुर जो है ये आपका संज्ञा नहीं है, मत बोलिएगा कि सर संज्ञा है, ना 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 ना, ये कुकुर जे लागे हिया विशेषण हो गलो मर्द जात खातिर, क्या खातिर, मर्द जाति के लिए विशेषण बन गया है ना, कुत्ता विशेषण बन गया। बताइए अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा छांटने के लिए बोला और ऑप्शन में कुकुर दिया है, तो ये यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। दुनिया के सारे कुत्तों के लिए ये कुत्ता शब्द कॉमन हो गया। तो ये यहाँ पे इस तरह से कुकुर रहेगा तो विशेषण बनेगा, लेकिन ऐसे रहेगा तो आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कब कुकुर संज्ञा और कब कुकुर विशेषण बन जा रहा है। सो तो ये याद रखेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेगा। जगह जगह बदल जाता है, लाइन बदल जाएगा, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी जातिवाचक संज्ञा पे आप देख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं वो विशेषण शब्द तो नहीं है, कहीं वो विशेषण शब्द तो नहीं है। आपको हम 1 मिनट के अंदर कॉल कर रहे हैं। हाँ, दो मिनट में लाइव है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। दोस्तों तब तक आप लोग इसका जवाब दीजिए। जातिवाचक संज्ञा छांटिए, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन होगा, कुकुर। और इसके अलावा आप लोग कमेंट कीजिए पानी क्या है, चांदी क्या है, जतरा क्या है, एक एक करके आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक मैं आगे अगले सवाल की तरफ चलता हूं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलो अगला सवाल तब तक आप लोग देखो। तो देखने के पहले बता दे, पानी आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक और चांदी भी आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक हो जाएगा। इसके अलावा जतरा आपका कैसा शब्द है, जतरा आपका झांकी मेला, तो ये जो हो जाएगा आपका जतरा, ये हो जाएगा आपका गौठवाचक शब्द यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जेकर से गुण भाव कर बोध हेवे ओकरा कहल जाए। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, जिससे गुण भाव का पता चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इस सवाल का आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, जिससे गुण भाव कर बोध होता है उसको क्या कहा जाता है। तो क्लियर है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। आसान सा सवाल आ गया ना एकदम आसान सा सवाल आ गया। चलते हैं, सब परेशान करता है, क्या बोले, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है, तो इसका जवाब मिल गया। आगे बढ़, जेकर से गुण भाव, सॉरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है समूहवाचक कर पट्टर छाटा। समूहवाचक मतलब जिससे क्या पता चले, हमें समूह का पता चले। तो जिससे समूह का पता चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गौठवाचक संज्ञा चाहे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये समूहवाचक संज्ञा का आपको एग्जांपल छांटने के लिए कह रहा है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इन ऑप्शंस में देखने को कह रहा है। तो देखो, सोना मेरा कैसा संज्ञा है, सोना मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा। दारू पी के मारो मोरा, निर्बोसा ना मुंह जारा पहुनो आगे नहीं जेबो ने हरवा। एगो गीत है ना, नहीं जेबो ने हरवा, ई गाना ई सुनबो किए होंगे, वाला अरे खोटा में भी है, पढ़े भी हो तो नहीं के। तो दारू द्रव्यवाचक संज्ञा। फद यह समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि एक सैनिक से सेना का निर्माण नहीं होता। क्लियर है, सोहना किसी का नाम है, सोहना किसी का नाम है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जेकर से गोठ के बोध हेवे है ओकरा कहल जाए। अरे भैया कितना आसान सवाल पूछ रहा है, गोठ के बोध हेवे समूहवाचक संज्ञा। यही सवाल फिर से रिपीट है, अगला में छोड़ दीजिए इसको। अगला सवाल है दामोदर सेवाती यात्रा कौन बछड़े आयोजित भेले। तो दामोदर और सेवाती यात्रा ये अलग सवाल है, फैक्ट है ये, और ये एक तरह का सांस्कृतिक यात्रा था जिसको आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो ये यात्रा कब आरंभ किया गया था, ये आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। तो ये 1994 के समय में आयोजित किया गया था, एक तरह का ये सांस्कृतिक यात्रा था। समझ रहे हैं ना, इस वजह से आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा सवाल है दामोदर सेवाती यात्रा। चलिए, ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, पर एक बार देख लीजिए जब पूछ दिए तो। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।
और हाँ दोस्तों, आप लोग झार पाठशाला ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और रोहित सर खोरठा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे आपको जीएस का, कंप्यूटर का, खोरठा का, करंट अफेयर का, सब का टाइम टू टाइम क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलते रहता है, टेस्ट होते रहता है वहां पे, लाइव टेस्ट, समझ रहे ना। तो वहां भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैसेजेस हैं, मुझे जो भी मैसेजेस आप लोगों को देने होते हैं वो मैं टेलीग्राम से दे दूंगा। क्लास का इंफॉर्मेशन देना हो, चाहे अन्य कोई इंफॉर्मेशन देना हो, तो वहां आप लोग जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग झार पाठशाला ऐप को भी ज्वाइन कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।